गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 9, दैट इज़ सॉइल। ओके बच्चों, तो चैप्टर कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने बैठते हो ना तो एक बार अपने पास बुक लेके ज़रूर बैठो, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता हूँ तो जिसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लोगे तो आगे के लिए भी आपको काम आएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल क्या होता है, देखो सॉइल नॉर्मल सी बात है, आप देखते होगे अपने डेली लाइफ में पर डे, जैसे मार्केट में जाते हो या फिर कहीं घूमने के जाते हो, आप खेलने जाते हो तो आपके पैर में हाथ में बहुत ढेर सारा मिट्टी लग जाता है, ठीक है। वो जो मिट्टी होता है ना वो सॉइल ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है कि सर सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। आखिर सॉइल फॉर्म में अगर कहें तो किसको हम सॉइल कहेंगे। देखो, it forms the upper surface of the earth where life thrives and is the base of all the agriculture। यानी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला मोस्ट लेयर होता है ना, वो अपर मोस्ट लेयर, वही क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। यानी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं ना, क्रस्ट, हम क्रस्ट को एज अ सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, देखो कैसे फिजिकल और chemical weathering of the rocks, it compressed of the minerals and gravel, microbes inserted, decaying and of the other organisms, humus, water and others and air। तो इन सभी चीज़ों से मिलके क्या बनता है आपका, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है आपका सॉइल। तो सॉइल क्या है, नॉर्मल सी बात है। सॉइल जैसे आप देख सकते हो, ये जो स्टोन होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, ठीक है। जब इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है और कुछ प्रेशर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग भी पड़ता है, तो ये जो रॉक्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पीसों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। देखो, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, एज यू नो दैट इट इज़ फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ये जो रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो टूटते रहते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, टूटते रहते हैं और टूट टूट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स बनाने स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। चलो, वेदरिंग क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है। मैंने बोला ना वेदरिंग, तो वेदरिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स टूट के क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन rocks into small particles by the action of wind and water, change in the temperature and penetrating rocks roots of plants। मतलब इसमें बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। देखो कौन कौन सी रीज़न है, मैं उन सभी रीज़न को दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले जो रीज़न आएगा, सबसे बड़ा रीज़न आएगा, वो क्या है, विंड। हाँ, विंड देख सकते हो, विंड की वजह से भी रॉक्स ब्रेक होते हैं। अब बोलोगे सर विंड से कैसे रॉक ब्रेक होते हैं, तो होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा है वाटर। अब वाटर से कैसे, आपने देखा होगा जो नदियाँ होंगी या फिर जो रिवर्स होते हैं, या फिर आपने गंगा नदी में कभी आपने स्टोन पाया होगा, तो जो स्टोन देखा होगा बहुत ही राउंड सा, खुला सा और बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। तो वो वाटर की वजह से, उसके वाटर जो होते हैं ना, वाटर उसके पार्टिकल्स को काटते रहते हैं और वो कटते 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 ना एकदम एक टाइम ये आता है कि वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। कैसे करता है, आपने देखा होगा कभी मौसम गर्म रहता है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, तो ठंडे और गर्म मौसम की वजह से ना जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न होता है रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट के रूट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। आगे देखो बच्चों, अगर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है। हम लोग को लगता है ना बहुत आसानी से सॉइल प्रिपेयर हो जाता है, बट नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। जैसे अब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, रिलाइफ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है और परमानेंट मेंटल पे डिपेंड करता है। तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही लंबा टाइप का प्रोसेस है, तो इस पर काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। देखिए, अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कितने टाइप्स के वेदरिंग होते हैं, तो जनरली हमारे पास 3 टाइप के वेदरिंग होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेदरिंग में हम देखेंगे, जनरली 3 टाइप के वेदरिंग।
कौन कौन से बच्चों? एक हमारा होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है हमारा केमिकल वेदरिंग, एंड द लास्ट वन बट नॉट लेस इज़ अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है बच्चों, आगे देखो, बात करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग होता क्या है सर। तो फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करें, द ब्रेक डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉल साइज रॉक्स particles with the help of agents like wind, water, change in temperature is called physical weathering। मतलब अगर विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से अगर रॉक ब्रेकडाउन होता है तो ये सारे के सारे रीज़न किस में कहलाते हैं? फिजिकल वेदरिंग में कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग देखो क्या होगा, केमिकल वेदरिंग चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। क्या कहता है वो? केमिकल नेचर को सॉइल को चेंज कर देता है। ओके बच्चों, व्हेन रेन वाटर मिक्स विद गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इट फ्रॉम एसिड रेन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हुआ। वो क्या है बच्चों कि जब कभी भी वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ कौन कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ठीक है, ये मिल जाएंगे ना तो क्या होगा? एसिड रेन होगा। कौन सी रेन होगा? एसिड रेन होगा। ठीक है बच्चों, एसिड रेन होगा। बात करते हैं थर्ड का, when acid rain falls on the surface of the earth is make the acid slightly acid। ठीक है, तो जब भी होगा वो क्या हो जाएगा? स्लाइटली एसिड की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग आपने समझ गया होगा कि अंतर क्या है दोनों में, कि इसमें हम बात करते हैं केमिकल्स की बात करते हैं, इस पोर्शन में हम केमिकल्स की बात करते हैं, और इस पोर्शन में हम किसी बात करते हैं जो फिजिकल वेदर्स हैं वो चेंजेस के लिए। ठीक है बच्चों, देखो फिर लास्ट आता है हमारा कौन सा? यस, बिल्कुल से बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं लाइफ की बात आएगी क्योंकि बायोलॉजी लाइफ से रिलेटेड है। ओके, तो द रूट्स ऑफ ट्री, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रूट ऑफ द ट्री आर ब्रोइंग ऑफ एनिमल्स इनसाइड द सॉइल bring about this type of weathering. Roots of the trees are planting grow through the rock contributed to weathering। आपने देखा होगा कभी कभी जो रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई जैसे थोड़ा बहुत होल रहता है, तो उसके बीच में कोई ना कोई प्लांट निकलना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना उस रॉक के अंदर पूरा फैल जाते हैं, और जब ये रूट्स मोटे होना स्टार्ट करते हैं, ठीक होना स्टार्ट करते हैं, तो उस रूट को ब्रेक डाउन कर देते हैं और वहीं से उसकी क्या हो जाती है? वेदरिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक परमानेंट मेटल है, पेरेंट मेटल जो हमारा रॉक है। ठीक है, अभी इसमें तीन चीज़ें होंगी। कौन सा? एक बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा, दूसरा हमारा केमिकल वेदरिंग होगा, और उसके बाद हमारा फिजिकल वेदरिंग होगा क्या बच्चों? बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा? ट्री रूट्स एंड लीचेस, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे उनके बारे में बात कर रहा है। दूसरा वाटर, एसिड एंड गैसेस केमिकल में, और जो फिजिकल चेंज होगा उसमें विंड, रैन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, वाटर फ्रीजिंग, ये सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ओके गाइज, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आते हैं, दैट इज़ द ह्यूमस। अभी हम बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल भी है हमारे पास, हम उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस इज़ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये कैसा एक कंपोनेंट? एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स बाय माइक्रोनिज्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यानी सॉइल में जो माइक्रोनिज्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स के लीफ वगैरह गिरते हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ ढेर सारी लीव्स हैं, जो लीव्स वगैरह गिरते हैं ना प्लांट्स में, तो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और जब डिकम्पोज कर देते हैं तो ये ह्यूमस बन जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस इज अ रूटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। ओके, देखो बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करना क्या, आपको एक जस्ट छोटा सा प्रैक्टिकल करना है। एक ग्लास लीजिएगा जिसमें फ्रेश वाटर भरिएगा,
उस फ्रेश वाटर में आप कहीं से सैंड ला के मिला दीजिएगा, ये सॉइल ला के मिला दीजिएगा। तो सॉइल ला के जब उसको मिलाएंगे आप ना, सॉरी बच्चों एक मिनट, सॉरी गाइज, अब देखो जब इसमें आप सॉइल ला के मिलाएंगे ना, तो सॉइल जैसे मिलाएंगे इसमें तो आप देखेंगे थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद सबसे नीचे एकदम सबसे गंदा सा पार्ट रहेगा, उसके ऊपर कुछ और पार्ट रहेगा, उसके ऊपर कुछ और, उसके ऊपर वाटर, उस सबसे ऊपर जो हो ना वो फूल पत्तियाँ वगैरह जो छोटे मोटे चीज़ें होंगी वो होंगे। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है ह्यूमस। क्या कहलाता है? हमारा ह्यूमस कहलाता है। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है वाटर। उसके नीचे वाला पार्ट होता है हमारा क्ले, और उसके नीचे वाला पार्ट हमारा होता है सैंड, और उसके सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो होता है आपका ग्रेवल। ओके गाइस, तो कभी वो क्वेश्चन आता है ग्रेवल आर स्टेबल इन वाटर, सो सबसे नीचे स्टेबल होता है कौन? ग्रेवल होता है। ओके, जो ग्रेवल नॉर्मल सी बात है। अब आप खुद सोचो, आज अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ बेटा कि सबसे हल्का पार्टिकल्स कौन होगा, तो सबसे हल्का पार्टिकल होता है आपका ह्यूमस, और सबसे भारी पार्टिकल या सबसे वेटेड पार्टिकल होगा तो वो होगा ग्रेवल। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वाटर में सबसे नीचे जो होगा वो ग्रेवल होगा और सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा? ह्यूमस होगा। देखो, द सॉइल प्रोफाइल इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इन अ वर्टिकल सेक्शन। each layer of different from other because of its texture, color, depth and chemical composition। ठीक है, सब अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज इनके टेक्सचर की वजह से, कलर की वजह से, डेप्थ की वजह से और केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये अलग अलग होते हैं। अब इन्हीं सॉइल प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? इन्हीं सॉइल प्रोफाइल को कहा जाता है हॉरिजॉन। क्या कहा जाता है बच्चों? हॉरिजॉन कहा जाता है। इन्हीं सॉइल प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन कहा जाता है। ओके, ईच लेयर इन अ सॉइल इज प्रोफाइल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन। तो ये आपका सबसे ऊपर वाला जो मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन 1 बोलते हैं। फिर इसके नीचे आता है हॉरिजॉन बी होता है, फिर सी होता है, और आफ्टर में लास्ट में आपका हो जाता है बेड रॉक, जहाँ पे रॉक नहीं पत्थर ही आपको मिलते हैं, स्टोन ही आपको मिलते हैं, उसी को हम कह देते हैं बेड रॉक। देखो बच्चों, बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन 1 की या ए हॉरिजॉन की बात करेंगे, और टॉप सॉइल इज अ सॉफ्ट पोरस लेयर विच कैन एब्जॉर्व एंड होल्ड मोर वाटर। यानी सबसे ऊपर वाले बात करते हैं, सबसे ऊपर वाले पोर्शन की, तो इसको हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इसको टॉप सॉइल बोलने का पीछे रीज़न है क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है और इसमें वाटर स्टोर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन बी की बात करें, मतलब इस पोर्शन की बात करें, यानी टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे वाली बात करें, तो हम लोग इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिडिल लेयर भी बोला जाता है इसको। ये हमारा मिडिल लेयर भी होता है। ओके, तो मिडिल लेयर इज़ द मोर कॉम्पैक्ट एंड हार्डर लेयर। ये क्या होता है? ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, उसके बाद आते हैं हम तो नीचे, दैट इज़ सी हॉरिजॉन। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? सी हॉरिजॉन क्या है? इज दिस इज द थर्ड लेयर मेड ऑफ स्मॉल रॉक्स, जो क्या होता है? छोटे छोटे पत्थरों से बना होता है बच्चों। और सबसे बाद में आते हैं, दैट इज़ अ डीप बेड रॉक इज़ द फोर्थ एंड हार्डेस्ट लेयर। ये सबसे हार्ड होता है। आपने देखा होगा जब कहीं बोरिंग होती है, जहाँ वाटर की बोरिंग होती है, तो आपने देखा होगा लास्ट में सबसे अधिक पत्थर पड़ जाते हैं। ठीक, कहते हैं भैया आप तो पत्थर पड़ गया, अब कैसे होगा आगे? तो ये आ जाता है बेड रॉक के पास। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को? देखो बच्चों, सबसे बड़ा चीज़ तो है क्लाइमेट। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है देखना। क्लाइमेट कंडीशंस लाइक हार्श विंड, रेनफॉल एंड फ्लक्चुएशन टेम्परेचर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन द रॉक्स। ये रॉक्स में क्या है? क्रैक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लैंडस्केप। द लैंडस्केप इन द हिल facilities the running down of water, thereby eroding the rocks with more instantial and causes them to the break of क्रैक। ठीक है, या तो उसमें क्या कर देती हैं? ब्रेक कर देती हैं उसको, या तो उसमें क्रैक कर देती हैं। थर्ड आता है बच्चों नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक। जो पेरेंट्स रॉक्स होते हैं उनका जो नेचर होता है, क्या होता है? Soil formation will have similar composition as that of the parent rock.
For instance, if the parent rock have high calcium content, the soil form will also be rich in calcium. ओके दूसरी चीज़, अगर सॉइल कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ सॉइल में क्या चीज़ है। यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि अगर मैं बात करूँ उनकी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ों को कितनी अच्छे से अलग किया गया। यानी अगर एक सॉइल में, एक सॉइल के फॉर्मेशन आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या मिलेंगी। 25% एयर होता है, 45% मिनरल्स होता है और 25% वाटर होता है, और जो बचा रेस्ट ऑफ 5% वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। इसी ऑर्गेनिक मैटर में हमारा ह्यूमस भी आता है, ह्यूमस भी इसी में इंक्लूड होता है। ओके, सॉइल हैज़ 4 मेन कंपोजिशन कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं। पेरेंट मटेरियल लाइक क्ले, सैंड आर ग्रेवल। दूसरा होता है वाटर। आफ्टर दैट एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखो होता क्या, एयर की बात करते हैं तो एयर होता क्या है बच्चों, ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे सपोज कर लो ये सैंड है, ये सैंड है, ठीक है। सैंड भी एक टाइप का क्या है, सॉइल ही है। अब इनके बीच कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस है। इनके बीच आप देख सकते हो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इन्हीं डिस्टेंस के बीच में ये एयर क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस। और क्या होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस इसमें इंक्लूड होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की, देखो। एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्वेशन मतलब कि कितना वाटर वो होल्ड करते हैं, कितना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं। द एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बोला जाता है। और नॉर्मल सी बात है, जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो सॉइल उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं बच्चों। बेशक बात सही है सर, बिल्कुल। चलो पोर स्पेस की बात करें, सॉइल हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल नोन एज पोर स्पेस। ओके, पोर स्पेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। यानी दो सॉइल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बारे में बात कर रहा है ये पोर स्पेस, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों percolation rate. Percolation rate means the movement of water through the soil. Percolation rate is the rate of speed at which water flow through the pore in the soil. ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो हमें इंडिया में यार बहुत टाइप के सॉइल मिल जाते हैं अलग अलग, जैसे ये आप देख सकते हो क्ले हो गया, लोम हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, ठीक है, रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया। और ब्लैक सॉइल तो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एविलियम सॉइल हो गया, और आपका लास्ट बचा लैक्टियन सॉइल, लैटरेटिएट सॉइल, ठीक है। ये सारे आपके यहाँ पे हैं। सॉइल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिकॉज ऑफ देयर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। सबकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग है। और सबसे अधिक की बात करें तो आपको यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यस डेफिनेटली दिस सबसे अधिक कैपेसिटी इसी की है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द शेप ऑफ पर्टिकुलर इन इस टाइप ऑफ सॉइल। ओके, बात करते हैं सैंडी सॉइल का, जल्दी से देखो। सैंडी सॉइल नॉर्मल सी बात है, जिसमें सैंड मिला हुआ होगा वो ज़्यादा सैंडी सॉइल कहलाएगा। कंटेन्स लार्ज कोरोजन पार्टिकल्स विच वी कॉल सैंड। स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, दैट इज SAND, ठीक है, नॉट SEND, सैंड हो गया। सैंड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज स्पीसीज बिटवीन द पार्टिकल्स विच मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस एंड कैन नॉट होल्ड वाटर लॉन्ग। अब आप सैंड ऑयल में देखो, सैंड सॉइल में आपने देखा होगा, आप वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कीचड़ जैसा होता है डेफिनेटली, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ लार्ज proportion of fine particles. Clay soil contain more than 30% fine clay particles. Clay swell and shrink as they wet and dry. Efficiency cultivation themselves. तो यानी ये कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा लोमी सॉइल, दैट इज व्हेन द proportion of large and finer particles are equal, then the type of soil is called लोमी सॉइल। यानी जब प्रपोर्शन और फाइन पार्टिकल्स के अमाउंट बिल्कुल इक्वल हो जाए ना, तो वहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो आपका सॉइल कौन सा होता है,
लोमी सॉइल होता है। ओके बच्चों, चलो अब बात करते हैं, ये जो वर्ड बार बार आ रहा था, परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं परकोलेशन रेट। ठीक है, तो परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल इज़ यूज टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल, यानी कितना वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है सॉइल, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सॉइल इरोजन, दूसरी चीज़ क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या हो गया, जो सॉइल का लॉस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ लैंड बाय वाटर, विंड, ice is known as erosion. The process of removing of soil by wind and water is the absence of plant is called as soil erosion. Method of prevent soil erosion, बहुत सारे ऐसे मेथड जिससे हम सॉइल को इरोजन से बचा सकते, जैसे डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड। नॉर्मल सी बात है यार, देखो अगर ट्री हम काटेंगे, देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्री बना के दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना, ये आपका एक ट्री बन गया, ठीक है। अब ये आपका सैंड है, यानी नॉर्मल सी बात है, ट्री कहीं ना कहीं ज़मीन पे लगा होगा, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होते हैं ना, चलिए ये इसके रूट्स हैं, तो होता क्या है बच्चों, इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये आप देख सकते हैं इसके रूट्स, इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं अपने साथ, ठीक है। सॉइल को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, हवा से या फिर पानी की वजह से इसको बहने नहीं देते हैं। तो ट्री, अगर जितने अधिक से अधिक ट्री रहेंगे ना, वो सॉइल को उतना अधिक रोकेंगे। और ज़रा सोचो, ट्री के जो लीव्स होते हैं आप देखोगे उस पर कुछ ना कुछ गंदगी हमेशा लगी रहती है, तो नॉर्मल से जो सॉइल उड़ते भी रहते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, रोक लेते हैं, ये अपने पास रोक लेते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट मोर ट्री, जैसे जैसे क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन का। सॉइल पोल्यूशन जैसे कैसे होगा, देख सकते हो आप, यहाँ पे बॉटल फेंका हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिक्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं सॉइल को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द सॉइल। अब नॉर्मल सी बात है यार, सॉइल में प्लास्टिक की क्या ज़रूरत है, तो प्लास्टिक क्या है, एक अनवांटेड एलिमेंट्स है कहाँ पे, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो हम ह्यूमन को हार्मफुल करेगा, तो ये सॉइल पोल्यूशन है। कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो कौन कौन से कॉजेज हैं, तो देखो नॉर्मल सी बात, जो हम वेस्टेज हम फेंक देते हैं बाहर, ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे ये प्लास्टिक हो गया, टायर हो गया, आप देख सकते हो प्लास्टिक है यहाँ पे, तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे। तो जब ये डिकम्पोज नहीं होंगे ना बच्चों, तो ये क्या करेंगे, ये इसको आगे चल के थोड़ा सा सॉइल की फर्टिलिटी को कम करेंगे और सॉइल को पोल्यूटेड करेंगे। सॉलिड वेस्ट जैसे ह्यूमन एक्सट्रैक्ट हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और पील्स, प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट etc. Excess use of chemicals such as fertilizer and acid rain are the main contribution to the soil pollution. देखो कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये तो नॉर्मल चलो सॉइल में मेल्ट हो जाएगा एक ना एक दिन, बट उसके बाद जो हम लोग हार्ड मेटल्स बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मेटल मेल्ट ही नहीं होता, और जब वो मेल्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है बच्चों। तो पीएच एंड एयर कंटेंट सॉइल, तो ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, ये मैंने बना दिया था, बट ये हमें नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो बस बच्चों, आपके सिलेबस में इतना क्वेश्चन था, तो आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना यार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव नाइस डे।